जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाउंटिंग परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करोगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो, जो आपका झारखंड पॉलिटेक्निक 2024 में जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है आपका, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा। और ये ऐसे प्रश्न है ना, जो पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं या फिर आते हैं। और ये सभी प्रश्न हम लोगों ने छांट छांट कर पिक करके आप लोगों के लिए लाया हुआ है। ये सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और देखा गया कि ये सभी प्रश्न रिपीट करते हैं। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज है, ठीक है। और बेसिकली ये सभी क्वेश्चंस जो है ये एक PDF के फॉर्म में है और ये PDF आपको फ्रीली मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फ्री PDF अवेलेबल, आपको ये PDF मिलेगा। आप लोग कैसे ले सकते हो? तो हमारा जो प्रीतम एकेडमी का व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पे आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हो। अब वहाँ पे ज्वाइन कैसे होइएगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ जाके ज्वाइन होकर आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और भाई साहब, जैसा कि मैंने बोला था कि ये सीरीज जैसा है, मतलब मैं आपको इसी प्रकार से कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज लेकर आया हूँ। ये हमारा सेट नंबर 1 है और इसी प्रकार से कई सारे सेट्स का मैं आपको सीरीज करके दूंगा। मतलब ये सीरीज एक प्रकार का, ठीक है। कई सारे सेट्स आपको करा दूंगा, आपका एग्जाम में बेहतरीन नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है, लिखा निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है। तो आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए 2 नंबर का जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है। तो जो तारों का टिमटिमाना है, ये प्रकाश का अपवर्तन यानी जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, उसके कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसलिए यहाँ पे जो 1 नंबर का ऑप्शन अपवर्तन दिख रहा है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो आप लोग को अगर पता नहीं है तो समझिए, जो हमारा जो आँख है, उसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कोई भी चीज़ अगर आप लोग देखते हो तो सबसे पहले उस पर सन का लाइट या कोई सा भी लाइट, कोई ज़रूरी नहीं हो कि सन का हो, लाइट उस पर पड़ती है और वो लाइट हमारे आँख में आती है। और आँख में आने के बाद हमारे आँख में एक लेंस लगा हुआ है, जो कि एक उत्तल लेंस है। उस उत्तल लेंस के थ्रू से, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात वो हमारे रेटिना पर जाता है और रेटिना पे हमारा जिस वस्तु को आप लोग देख रहे हो उसका प्रतिबिंब बनता है। तो इससे आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई? सबसे पहली बात, कोई वस्तु को अगर देखना है तो आपको प्रकाश जरूरी है। दूसरा बात कि हमारे आँख में एक लेंस होता है जो कि उत्तल लेंस होता है। तीसरी बात कि लेंस में अपवर्तन होता है, जैसे कि मैंने बोला। और चौथी बात कि अपवर्तन के पश्चात जो हमारा प्रतिबिंब बनता है बिंब का, वो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। और जो रेटिना पर बनता है, वो जो आपका प्रतिबिंब होता है वो आपका आभासी बनता है और मतलब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, याद रख लीजिए बात। और उल्टा बनने के कारण आप बोलोगे सर उल्टा बनता है तो हमें उल्टा क्यों नहीं दिखाई देता है? तो भाई साहब, बनता उल्टा है, पर वो हमारा दिमाग क्या करता है, उसको प्रोसेसिंग करके सीधा करता है, याद रख लीजिए बात। तो इसलिए आपके पास वास्तविक तथा उल्टा से आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। लिखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम ये दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि ये दोनों प्रश्न एक ये या तो फिर वो आता ही आता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, CaSO4, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट इंटू का हाफ H2O होता है, ठीक है। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। याद रख लीजिए बात, रासायनिक नाम भी पूछ सकता है, मैंने आपको बता दिया। और जो जिप्सम होता है, बस यहाँ पे जो आपके पास हाफ H2O है ना, यहाँ पे 2H2O हो जाएगा, यानी कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद यहाँ पे आपके पास 2H2O हो जाएगा। तो यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O उसका सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो मतलब जिप्सम अगर आपको पूछेगा तो, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो आपका ये हो गया, ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका यहाँ पे बस यहाँ पे जो हाफ है, यहाँ 1/2 है, उसके जगह पे 2 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। याद रख लीजिए बात, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में, ठीक है, याद रख लीजिए बात। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन में निकेल दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा।
वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। अब भाई साहब वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताओ। मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ क्योंकि आपकी और मेरे दिल की तार कनेक्शन है। क्योंकि भाई साहब अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो मैं आपका टीचर हूँ, तो भाई साहब स्टूडेंट टीचर में बहुत ही खास एक रिश्ता होता है। जी हाँ, आप लोग सही कमेंट करो। जो आपको अपना 1 नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट लिख लीजिएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया और बाद में आप लोग डॉट 10H2O लगा दीजिएगा। तो यही वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा का आपका सूत्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर के पास में लिखा है कि धातुओं का वह गुण जिसके आधार पर उन्हें पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है कहलाता है। तो धातुओं में एक गुण पाया जाता है जिस कारण से उसे आप लोग ठोक पीट कर पतली चादर के रूप में बदल सकते हो, वो बेसिकली धातु का अधातु वर्धनीयता गुण कहलाता है। यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। परंतु अगर क्वेश्चन में ये आता कि धातुओं का वह गुण जिस कारण से धातुओं को तार के रूप में ढाला जा सकता था, वो कौन सा गुण था, तो उसका क्या हो जाता, तो तन्यता उसका सही आंसर हो जाता है। याद रख लीजिए बात, याद रख लीजिएगा। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 ग्राम सोना को आप लोग 2 किलोमीटर तक खींच सकते हो उसको तार के रूप में, ठीक है। सोच सकते हो सोना होता है वो बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है दुनिया का, ठीक है, सबसे लचीला धातु माना जाता है, ठीक है। लेकिन जल में घुलनशील क्षारक को कहा जाता है। तो जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्षार कहते हैं। बेसिकली कुछ नहीं होता है, बेसिकली यूँ समझ लो जो क्षारक होता है, कुछ ज़रूरी नहीं पर यूँ समझ लो कि इसमें आपका ये मान लीजिए कि ये आपका क्रिस्टल के रूप में होता है, या फिर यूँ समझ लीजिए कि इसमें जल नहीं होता है। और जब उसमें आप लोग जल डाल दोगे और अगर वो जल में घुल जाता है तो उस टाइम पे वो क्या बन जाता है, क्षार बन जाता है। क्योंकि जल में अगर कोई क्षारक में जल मौजूद है तो समझ लो उसको हम लोग क्षार बोलेंगे, ठीक है, याद रख लीजिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कि यहाँ पे देखिए ये जो प्रश्न है ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्लास 10th में लिखा हुआ है। जब वर्षा जल का pH मान खाली घर से कम हो जाता है तो इस प्रक्रिया को अम्ल वर्षा कहा जाता है। जी हाँ, जब आपका वर्षा जल का pH मान अगर आपका 5.6 से कम हो जाता है तो उस स्थिति में आपका कौन सी वर्षा हो जाती है, अम्लीय वर्षा हो जाती है। बहुत जगह पे 5.7, बहुत जगह पे 6 भी दिया हुआ है, पर आपका NCERT जो है आपका क्लास 10 का, वहाँ पे आपके पास 5.6 दिया हुआ है, तो आप लोग इसको याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पानी में एसिटिक अम्ल के खाली घोल को विनेगर कहा जाता है। तो 3 से 4% घोल को याद रख लीजिएगा बात, विनेगर कहा जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर आपके पास 1 में दिख रहा है, ठीक है, और याद रख लीजिएगा आप लोग। और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रख लीजिएगा कि जो आपके पास एसिटिक अम्ल है इसको हम लोग एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया को कहा जाता है भर्जन कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करोगे तो वो जो प्रक्रिया है उसका नाम भर्जन है। 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधातु है, यहाँ पे धातु नहीं है, ठीक है, चमकदार होती है। जैसे धातु है तो लगभग सभी चमकदार होती है, परंतु अधातु में जो आपका जो आयोडीन है ये अपवाद है, क्योंकि आयोडीन अधातु होने के बाद भी चमकदार होती है। क्योंकि जो अधातु होती है उनका ये गुण नहीं है, वो चमकदार नहीं होती है, परंतु आयोडीन अधातु होने के बावजूद भी क्या होती है, चमकदार होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल जो होता है वो जस्ता और तांबा का मिश्र धातु होता है, जिसमें से तांबा आपका 70% होता है और जो जस्ता होता है आपका 30% होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है। तो सिनेबार जिसको हम लोग HGS बोलते हैं, देख सकते हो यहाँ पे Hg है, Hg तो मरकरी का होता है, पारा का होता है, तो आपके पास 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भाई साहब, क्लास 8 के लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए, क्लास 11th के लिए और पॉलिटेक्निक के लिए भी, ठीक है। तो याद रख लीजिए बात, सेम हुआ यही प्रश्न रहता है, ये सभी ऑप्शंस तक सेम रहते हैं, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा आप लोग प्लास्टिक का मदद से बना सकते हो, मिट्टी का मदद से बना सकते हो, पर प्लास्टिक से बनाएगा तो याद रख लीजिए प्लास्टिक पारदर्शी होनी चाहिए। कांच से तो बनता, पानी से तो बन ही सकता है, परंतु मिट्टी से नहीं बन सकता, ठीक है। यहाँ मैंने गलती स्टिक मार दिया था। प्लास्टिक से आपका बन सकता है, कांच से बन सकता है, पानी से बन सकता है, परंतु मिट्टी से नहीं बन सकता, क्योंकि मिट्टी अपारदर्शी वस्तु होती है और कांच वहीं बनेगा जहाँ पे वो पारदर्शी हो, तभी ना उसमें आपका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होगा तभी ना जो आपके पास लेंस बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर भट्टी में
प्रयुक्त दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो भाई साहब अवतल दर्पण का सौर भट्टी में उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी प्रकार से याद रख लीजिएगा कि रोगियों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों यानी कि दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वो भी आपका अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और ये लाइट को एक जगह एकत्रित करता है, फोकसित कर देता है। इसी कारण से सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि आप लोग बढ़िया से खाना बना पाओ। चलिए आगे बढ़ते लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? तो सबसे पहला मिथ तो ये क्लियर कर लो कि सिर्फ लोहा ही चुंबक से आकर्षित नहीं होता। आपका लोहा तो होता ही होता है, ये निकेल भी होता है, कोबाल्ट भी होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का लोहा ही जैसा गुण शो करता है। इन लोग आप लोग पढ़ोगे आगे चल के, ये तीनों का तीनों ही चुंबक से आकर्षित होता है। तो आपको क्लियर हो गया कि सिर्फ लोहा ही चुंबक से आकर्षित नहीं होता, बाकी और भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया। ठीक है, परंतु यहाँ जो ऑप्शन में जिस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम सही हो जाए, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है ये चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है वोल्टमीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा होता है? सिर्फ झूठ मूठ का क्वेश्चन आपको घुमाया हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है वोल्ट मीटर उन बिंदुओं में कैसे जुड़ा होता है? तो भाई साहब क्लास 10th में ही पढ़े हो कि वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में, क्या किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में यानी पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर का जो आपका प्रतिरोध होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, समझे ना। अगर मान लो कि उसको आप लोग श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। वोल्ट मीटर अगर कटा तो पूरा घर की बिजली ऐसे चल जाएगी। ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो जाता है, बट और भी कई सारे रीजन्स है। तो इसीलिए समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है। इसको पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। तो आपका 2 नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, वोल्ट मीटर। और अगर अमीटर पूछता तो, और एक चीज़ बता दो, वोल्ट मीटर में विभवांतर मापा जाता है, ठीक है, जिसको V से डिनोट किया जाता है। और अमीटर में आपका विद्युत धारा मापा जाता है, जिसको हम लोग H डिनोट करते हैं, एम्पियर में वो दिखाता है। ठीक है, और वो जो होता है वो आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रख लीजिए बात, ए मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है कि किसी तार की लंबाई को दुगना करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई साहब देखो, एक सीधा सीधी फॉर्मूला होता है क्लास 10th के अकॉर्डिंग, R बराबर में रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, यहाँ पे एल जो होता है ये तार की लंबाई होता है, ए होता है तार की मोटाई की, कितना मोटा है बोलते हैं, तार 2 mm का है, 3 mm का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं। और ये जो रो होता है ये बेसिकली तार की प्रकृति होती है कि सोना का तार है कि चांदी का तार है कि किसका तार है, समझे ना। तो बेसिकली आपको बोल रहा है कि तार की लंबाई, यानी कि ये जो आपके पास एल है, इस एल को आप लोग दोगुना कर दे रहे हो, तो फिर आर प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देख सकते हो, आपका 2 ऊपर में, तो सीधे सीधी पता चल रहा है कि जो आपका प्रतिरोध है वो 2 गुना हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप लोग 2 गुना मार सकते हो। और कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है, कि तार की लंबाई 2 गुना कर दी जाए और जो मोटाई है, मोटाई जो है आपका, वो क्या कर दिया जाता है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल उसको आधा कर दिया जाता है, यानी कि a/2 हो जाता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। सो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। याद रख लीजिए बात, शॉर्ट सर्किट के समय। तो इसलिए आपके पास 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए, लो वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज के लिए हम लोग घर में फ्यूज का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक समतल दर्पण की फोकस लंबाई है। तो भाई साहब एक समतल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है वो अनंत होती है। समझिए, जैसे कि ये समतल दर्पण जो कि एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक है, मान लीजिए समतल दर्पण, इधर आपका पृष्ठ क्षेत्र मैंने पृष्ठ है जिधर से आप लोग अपना मुंह देख सकते हो, ठीक है, यानी पॉली सतह है। तो ये आपका कोई भी जो आपका दर्पण होता है वो आपका देखा जाए तो एक गोले का भाग होता है। गोले का जो बीच वाला होता है वो आपका वक्रता केंद्र होता है, और ये वक्रता केंद्र और इस दर्पण का जो पी है यानी ध्रुव है, उसके बीच में आपका फोकस दूरी होता है, माने फोकस बिंदु होता है। और फोकस बिंदु और इस दर्पण के पी के बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फोकस लंबाई बोलते हैं, या फिर इसको फोकस दूरी भी बोला जाता है। तो ये वाला जो दूरी है आपका, ये आपका डिपेंड करता है कि ये गोला कितना बड़ा है। तो अब आप लोग बोलो कि जो आपके पास ये जो दर्पण है आपके पास, समतल दर्पण, ये
ये एकदम स्ट्रेट है, तो ये जो आपके पास गोला बनेगा ये अनंत बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। तो अब जब बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पे बनेगा, तो इसकी फोकस लंबाई भी तो अनंत पे हो जाएगी ना, तो इसलिए आपके पास 2 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा बनता है आपका जो वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। याद रख लीजिए, आभासी बनता है और सीधा बनता है, इसलिए आपके पास 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक बात, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बिंब के साइज के बराबर होता है। बिंब जितना दूरी पर होता है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। ये चीज भी आप लोग गांठ बांध के याद रख लीजिए, बात क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सोनार में हम लोग उपयोग करते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाई क्वेश्चन से ये सब पूछे गए प्रश्न सब है। तो सोनार वेब में हम लोग जो आपका अल्ट्रासोनिक तरंग है हम लोग इसका उपयोग करते हैं प्रासव ध्वनि का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पर, ये हमारा लास्ट प्रश्न लिखा है कि भूकंप के समय किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो भूकंप के समय आप लोग को पता है कि भूकंप आता होगा तो बहुत जल्दी कुत्तों उन लोग को पता चल जाता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, फिलहाल जो आपके पास भूकंप होता है उस समय पे आपका जो ध्वनि निकलता है वो इंफ्रासाउंड निकलता है। आपके पास जो 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आप लोग एक काम कीजिएगा, जितनी भी चीज़ें मैं आपको हिंदी में जो मैं आपको बताया, ट्राई कीजिए कुछ कुछ चीज़ें का इंग्लिश भी आप लोग जान लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक वाला थोड़ा सा घोटाला करता है। क्या करता है कि हिंदी में ना देकर आपका हिंदी के जगह पे उसका इंग्लिश लिख देता है। ठीक है, तो दिक्कत करता है, थोड़ा मोड़ा उस सब में भी ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग अच्छा खासा नंबर ला सकते हो। ठीक है, और ये सभी का सभी टॉप क्वेश्चंस थे, एकदम टॉप लेवल के जो बोले जाते हैं ना उस टाइप के क्वेश्चन थे, और इस टाइप के मैं आपको कई सारा सेट्स करा के दूंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो चैनल पर बने रहे, ठीक है, और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी थोड़ा मोड़ा तैयारी कर ले। थोड़ा मोड़ा क्या, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा, टेंशन लेना आपको। और मैथमेटिक्स का भी वीडियो मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना आपको किसी भी चीज़ का। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।